आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो बुक का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। रिटन बाय महात्मा गांधी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जो दिया गया है उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ और उनका देहांत 1948 में। पॉपुलरली नोन एज बापू, जो कि बापू के नाम से विख्यात थे और हैं, और द फादर ऑफ द नेशन, और इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, और ये यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो अधिक आध्यात्मिक नेता थे राजनीतिक नेता के बजाय। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. उन्होंने सफलतापूर्वक ट्रुथ यानी सच्चाई और नॉन वायलेंस अहिंसा को अपना हथियार बनाया अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध लड़ने में भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और इन दोनों हथियार से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। वो था ट्रुथ सच्चाई एंड नॉन वायलेंस और हिंसा। फ्रॉम 1915 टिल 1948 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर 1948 तक वो भारत की राजनीति में पूरी तरह से हावी रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1908 और उनका देहांत हो गया, वो मर गए कट्टर पंथियों के हाथों 30 जनवरी 1948 को वो मारे गए, उनकी मौत हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी कि मेरा प्रयोग सच्चाई के साथ, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे लेख, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो कि उन्होंने यंग इंडिया नाम की पत्रिका एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और उन्होंने बहुत सारे ओकेजन्स पर कई स्पीच दिए। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये सारी
बातें रिवील हिम यानी इस बात का पुष्टि करता है उनके बारे में कि वो सिर्फ ओरिजिनल थिंकर यानी कि वास्तविक थिंकर ही नहीं थे, बट आल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बल्कि ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश। इससे ये पता चलता है कि वो मुहावरेदार और शुद्ध इंग्लिश पे उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, यानी अच्छी खासी अंग्रेजी की जानकारी थी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर इस बात को समझना होगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मीन्स ऐसे, ये जो हम पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको किसी बुक से निकाला नहीं गया है। ये नहीं है कि कोई बुक है जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उससे इसको निकाला गया है। यह एक इंडिपेंडेंट एसे है। एक्सट्रैक्ट मीन्स हियर स्टैंड्स फॉर एसे। तो इन द फॉलोइंग एसे, यानी कि ये जो एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी इस एसे में बताते हैं भारत की ठोस नींव को, फाउंडेशन जो बिल्डिंग बनता है तो फाउंडेशन पे ही बड़ी से बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। फाउंडेशन मजबूत हो रहेगा तो ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी, फाउंडेशन कमज़ोर होगा तो ध्वस्त हो जाएगी। वही फाउंडेशन कहते हैं कि गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता की ठोस नींव है, विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, और जो पूरी तरह से सफल रही है समय के साथ। यानी कि भारतीय सभ्यता शुरू से लेकर अभी तक फलती फूलती आ रही है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियली, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। तो पश्चिमी सभ्यता के बारे में महात्मा गांधी का विचार है, उनका सोच है कि ये पश्चिमी सभ्यता सिर्फ जो है मैटेरियल यानी उपभोग की वस्तुओं पर जोर देता है, और जो कि भारतीय सभ्यता से के बराबर कभी नहीं हो सकता। मतलब ये भारतीय सभ्यता सर्वोपरि है और पश्चिमी सभ्यता इसके सामने नहीं टिक सकती। कहता दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, और यहाँ पर भारतीय सभ्यता के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारा सभ्यता, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो मॉरल बीइंग, मतलब ये कि आपको नैतिक प्राणी बनाता है। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कई गुना ऊपर है। तो ये तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे लिखा गया महात्मा गांधी के बारे में इंट्रोडक्टरी पोर्शन रहा। अब उनका ऐसे यहाँ से शुरू होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पैराग्राफ फर्स्ट, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मैं विश्वास करता हूँ
कि भारत की जो सभ्यता है हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिट इन द वर्ल्ड, ये इस प्रकार से उन्नति किया है, प्रगति किया है, फला फूला है, जो कि दुनिया में कहीं भी पिट नहीं सकता है। दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन में इतना दम नहीं है कि भारत के सिविलाइजेशन को, भारत की सभ्यता को पछाड़ सके, हरा सके। Nothing can equal the seed sown by our ancestors। और यहाँ पर फिर बताते हैं गांधी जी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, किसका बीज, सभ्यता का बीज, उसको जो है बराबर हो सके, उसके बराबर हो सके। दुनिया का कोई सभ्यता ऐसा नहीं है जो हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर हो। अब वो उदाहरण देते हैं दुनिया के फेमस सिविलाइजेशन के बारे में। क्या कहते हैं, रोम वेंट, यानी कि रोम कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इटली, यानी रोम की जो सभ्यता थी वो वेंट यानी वो गया कहाँ, तेल लेने, वो बर्बाद हो गई। ठीक है, फिर कहते हैं ग्रीस शेयर्ड, यानी ग्रीस इन हिंदी यूनान, शेयर्ड सेम फेट, और यूनान का भी यही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेरस वॉज ब्रोकन, और कहते हैं ये फेरस, जिसको उर्दू में की भाषा में कहा जाता है फिरौन, यानी कि ये फिरौन की जो ताकत थी वो भी क्या हुई, ख़त्म हो गई। उसके बाद जापान का जिक्र करते हैं। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान जो है वो पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो गया, यानी कि पश्चिम की सभ्यता के अनुकूल हो गया जापान। फिर कहते हैं यानी कि बड़े बड़े देशों, शक्तिशाली देशों, जो उस समय में सारी दुनिया में नाम कर रही थी, उनका रेफरेंस देकर गांधी जी बताना चाहते हैं कि भारतीय सभ्यता ही एक ऐसी है जो कि समय के साथ फलता फूलता बढ़ता आया है, और सब जो है सभ्यता जो थे दुनिया भर में फैले हुए, वो समय के साथ बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, तेल लेने गए। इसलिए कह रहे हैं ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, यानी चाइना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, यानी कहने के लायक ही नहीं है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत की सभ्यता समहाउ और अदर, चाहे जिस प्रकार से भी लीजिए, वो क्या है, साउंड एट द फाउंडेशन, उसके नींव जो हैं पूरी तरह से साउंड हैं। द पीपल ऑफ यूरोप learn their lesson from the writings of the men of Greece or Rome, which exists no longer in their former glory। इसमें यहाँ पर ये बताते हैं रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। रोम का नाम सुना होगा, कहता है रोम के बारे में प्रोवर्ब है, कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, अर्थात ये कि रोम में जो तरक्की थी, रोम में जो खुशहाली थी, रोम जो इतना विकसित देश था, वो कोई एक दो दिन में नहीं हो गया। ये रोम की तारीफ में ये प्रोवर्ब, ये कोटेशन बोला जाता है। और फिर ये भी कहा दूसरा है कि रोम, व्हेन यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू, जब आप रोम जाते हो तो वैसा ही करो जैसा कि रोमन करते हैं, रोम के लोग करते हैं। तो ये बातें रिलेवेंट थी, इसलिए बताया गया। कहता है रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी रोम भी जो है
अब समय के साथ अपने पहले वाली शान शौकत के साथ नहीं रहा है। कहता है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। अब यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर यूरोपियन कंट्रीज सीखना चाहते हैं अपने वो जो ग्रीस और रोम के लेखक जो थे, राइटर जो थे, जिन्होंने फिलॉसफी दी, जिनका कोई डॉक्ट्रिन है, उनसे अगर सीखना चाहते हैं तो यूरोपियंस आज के डेट में कल्पना करते हैं कि उन लोगों ने जो मिस्टेक की थी, उन लोगों से गलतियां जो हुई थी जिसके कारण रोम और ग्रीस बर्बाद हो गए, मैं जो है उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। यहाँ मतलब ये है कि वो टीचिंग्स जिसके कारण, जो फिलॉसफी, वो आइडियोलॉजी जिसके कारण रोम और ग्रीस बर्बाद हो गए, अब मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन गांधी जी का कहना है सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, यानी कि ये तो हाल है उनका कि जिन चीज़ों से वो सीखना चाहते हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके महामंत्र हैं, जो उनके पथदर्शक हैं, उन पे उनको डाउट है और वो ये कहते हैं कि अब उनके अंदर जो कुरूति थी, उस कुरूति को मैं बच के अपनाऊंगा, उसके फेर में नहीं पड़ूंगा, ताकि ग्रीस और रोम की स्थिति ना हो। सेकंड पैराग्राफ है इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी कि इन सारी चीज़ों के बीच क्या हो रहा है। अब भारत के बारे में कह रहे हैं कि जो होना था आपने देख लिया, ग्रीस, रोम, जापान, चाइना का क्या हाल हुआ, वो किस जगह हैं। अब भारत के बारे में बोल रहे हैं, मतलब ये कि इस ऐसे में वेस्टर्न कल्चर और बड़े बड़े जो सिविलाइजेशन थे जो कि बर्बाद हो गए, उनकी तुलना गांधी जी अपने देश इंडियन सिविलाइजेशन से कर रहे हैं और इस प्रकार करते हैं। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। मतलब ये कि भारतीय सभ्यता जो है इमूवेबल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें कोई जो है इनके ग्लोरी में, इनके शान शौकत में कोई भी कमी नहीं आई है। कहता है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोरीड। अब गांधी जी कहते हैं कि भारत यानी इंडियन और भारत देश के विरुद्ध एक गलत चार्ज है, एक गलत तोहमत है, एक गलत आरोप है। ये आरोप सही नहीं, ये गलत है। चार्ज का मतलब आरोप। क्या क्या यहाँ के लोग जो है अनसिविलाइज्ड हैं। अनसिविलाइज्ड का मतलब यहाँ के लोग जो है पूरी तरह से कल्चर्ड नहीं हैं, मूर्ख हैं, ये समझिए। अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट हैं, इनको जानकारी भी नहीं है। एंड स्टोलिड, और मंद बुद्धि के हैं। ये भारत के लोगों के बारे में कहा जाता है। कौन कहता होगा? वही लोग जो अपने आप को, अपने सिविलाइजेशन को समझते थे कि हम जो हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिविलाइजेशन हैं। तो इन लोगों को, भारतीय लोग, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में उन लोगों का इस प्रकार का सोच था। इसीलिए कहते हैं गांधी जी कि हम लोगों पर ये चार्ज है कि हम लोग जो है सिविलाइज्ड का उल्टा अनसिविलाइज्ड। ये निगेटिव वर्ड हो गया। कहता है गांधी जी दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। और जब ऐसी स्थिति है कि हम लोग, भारतीय लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, मंद बुद्धि के हैं,
तो संभव नहीं है कि इनको चेंज किया जा सके। फिर गांधी जी कहते हैं इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। और अब गांधी जी कहते हैं कि ये जो है हमारे मेरिट के खिलाफ, यानी कि हमारी योग्यता के खिलाफ ये जो है बेसलेस चार्ज है। बेसलेस चार्ज जिसका हाथ पैर कुछ नहीं है। जैसे कोई जो है बिना किसी ग्राउंड के ये कह दे कि ये पगला है, जबकि वो बहुत बड़ा विद्वान हो। वही गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो चार्ज हम पे लगाया गया है वो सरासर गलत है, हम पर यानी हम लोगों पर, भारतीय पर। कहता है व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। अब गांधी जी तो एकदम उसके उल्टा ये कहते हैं कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस कैसे है, जैसे कि एक लोहार जो है अपने सामान को, लोहा को जो कूटने वाला जो होता है उस पर जो है टेस्ट करके सीधा करता है, मोड़ता है, जो औजार बनाना रहता है उसी का अनविल कहते हैं, जिस पे लोहार जो है लोहारी का काम करता है। तो ये कहते हैं कि हमने, यानी कि हमारा जो सभ्यता है उसको जो है एक्सपीरियंस के आधार पर हमने तो ये पाया वी डेयर नॉट चेंज, यानी मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मुझे किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि दुनिया की कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं है जिसको कि भारत की सभ्यता को, भारतीयों को अपनाना पड़े, ऐसा है ही नहीं। कोई दुनिया का कोई सिविलाइजेशन, दुनिया का कोई सभ्यता ऐसा नहीं है जिसको भारतीय जो है अपनाएंगे या अपनाने की ज़रूरत है। ये गांधी जी पूरी तरह से ताल ठोक कर कहते हैं इस ऐसे के अंदर। अब देखिए कहते हैं मैनी थ्रेड देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। कहते हैं बहुत सारे देश, मैनी का मतलब बहुत सारे देश यानी बहुत सारे सिविलाइजेशन, थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, यानी भारत को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, राय देते हैं, मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टडी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। मतलब ये यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि वो सब बड़गलाते हैं, लेकिन भारतीय और भारत जो है अपने सभ्यता पर पूरी तरह से अडिग है। वो जानता है कि मेरी सभ्यता दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट है। कहता दिस इज हर ब्यूटी, तो ये हर जो है यहाँ पर भारत के लिए आया, दिस इज हर, यही तो भारत की खूबसूरती है। फिर कहते हैं इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और कहते हैं ये जो है खूबसूरती वो क्या, भारत की सभ्यता, ये शीट एंकर ऑफ आवर होप, ये जो है यही हमारा सिक्योरिटी है, हमारे देश की, भारतीयों की ये सिक्योरिटी है। वो क्या, मेरी सभ्यता, यानी दुनिया की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो भारतीय सभ्यता को पछाड़ सके या इससे ऊपर हो। थैंक्स विद दीज वर्ड्स। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और इस तरह की वीडियो को मैं और बनाऊं। हमने ऐसा सोचा है कि क्लास 12, क्लास 11, क्लास 9 और क्लास 10 के इंग्लिश के जितने भी सिलेबस हैं उन सब को डील